आज इस प्रेस वार्ता में आप सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज की प्रेस वार्ता विश्व वंदनीय संत श्री आसाराम जी बापू जी के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको लेकर के है। मैं संक्षिप्त में थोड़ा वर्तमान परिस्थिति में आने से पहले थोड़ा पीछे जाऊंगा कि 2004 में बापू जी जंतर मंतर पर जयेंद्र सरस्वती जी के समर्थन में बैठे थे, क्योंकि उनको भी एक झूठे केस के तहत षड्यंत्र के तहत फंसाया गया था। बापू जी ने अपनी आवाज बुलंद की थी, जहाँ पर बड़े बड़े नेता और धर्मगुरु भी वहां पर आए थे। उस सभी ने अपनी आवाज को प्रखर करके और उनको न्याय दिलवाया था। उसके बाद 2004 का वीडियो ऑन रिकॉर्ड है। बापू जी बोले थे कि अब हमने जो ऐसे संतों को बचाया है, तो अब हमारे पीछे विधर्मी लोग और षड्यंत्रकारी नाना प्रकार के षड्यंत्र रचेंगे, आश्रमों पर आंधी चलेगी, झूठे मिथ्या आरोप लगेंगे। और 2 साल बाद ठीक वैसा ही होता है। 2008 में हमारे अहमदाबाद गुरुकुल के 2 बच्चे गायब करवाए जाते हैं और साबरमती तट पर उनकी लाश मिलती है। आश्रम पर जादू टोना और नाना प्रकार के जो है आरोप लगते हैं और उसका जो है केस चलता है। और 2013 में आश्रम को क्लीन चिट मिलती है कि इसमें आश्रम का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और जब उस केस में बापू जी को नहीं फंसा पाए वो, तो फिर 2013 में फिर बापू जी के ऊपर पोक्सो एक्ट की धारा लगती है। एक लड़की जो कि उत्तर प्रदेश की रहने वाली, शाजापुर की रहने वाली, 2 साल पहले ही हमारे गुरुकुल छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में एडमिशन लेती है। और फिर एक दिन वो कहती है कि मेरे को पूरी भूत प्रेत का साया है और मैं बापू जी से मिलना सकती हूँ। फिर वो अपने घर जाती है अपने माता पिता को लेकर के, क्योंकि उस समय बापू जी राजस्थान जोधपुर में थे। सत्संग था, सत्संग के दौरान बापू जी जहाँ रुके थे, बापू जी का ऐसा नहीं जहाँ भी रुकते तो बापू जी के दर्शन करने वाले दर्शनार्थी भीड़ भाड़ तो वहाँ होती। तो वहाँ पर वो लोग गए। उसके 3 दिन बाद ये सब चीजों का खुलासा होता है कि 3 दिन बाद, क्योंकि वहाँ के सत्संग और बापू जी का सत्संग जो है रामलीला मैदान दिल्ली में पूनम का कार्यक्रम था, तो वहाँ पर वो लोग आते हैं और रात को 2:30 से 3 बजे के बीच में वो जो है कमला नगर थाने में 0 FIR करवाते हैं 3 दिन के बाद कि मेरे साथ जो है छेड़छाड़ हुई है। उसकी 0 FIR होती है, उसकी मेडिकल जांच होती है। मेडिकल में कुछ भी स्क्रैच या किसी भी प्रकार की कुछ भी चीज नहीं पाई जाती, पर उस 0 FIR को ट्रांसफर जोधपुर कर दिया जाता है और पुलिस कार्रवाई होती है। बापू जी की गिरफ्तारी इंदौर से होती है। कोर्ट में केस चलता है। मेडिकल रिपोर्ट कुछ नहीं, सिर्फ एक लड़की ने ये बोला कि मेरे साथ छेड़छाड़ हुई। उसका छेड़छाड़ का कोई एविडेंस नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, छेड़छाड़ का जो आरोप लगाया, उसने जो टाइम बताया, उसके हमारे पास एविडेंस है कि बापू जी उस समय बहुत सारे भक्तों के साथ बैठे हैं और किसी परिवार की रिंग सेरेमनी मंगनी का कार्यक्रम वहां चल रहा है। जिस समय की वो घटना बताई जाती है, वो सारे साक्ष्य आपको भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। उसकी कॉल डिटेल जो है लगाते हैं, तो उस कॉल डिटेल में पाया जाता है कि वो लड़की कहीं और ही इंगेज है। तो इस तरीके की कोई भी साक्ष्य नहीं, कोई प्रारूप नहीं। फिर बाद में और जांच की जाती है कि लड़की बालिग है। उसने नाबालिग का सर्टिफिकेट लगाया। वो जान करके हमारे गुरुकुल में 2 साल पहले ही आती है। हमने उसका पहले का सर्टिफिकेट देखा, जन्म का उसका सर्टिफिकेट देखा, बर्थ सर्टिफिकेट, LIC सर्टिफिकेट, राशन कार्ड का सर्टिफिकेट। 5 जगहों पर लड़की का जो एज है वो प्रूफ होता है कि वो लड़की माइनर नहीं है, मेजर है, वो बालिग है, नाबालिग नहीं है। फिर भी जान करके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब उसमें इस तरीके से कहीं कोई चीज समझ में नहीं आ रही, तो उन्होंने 10वीं का सर्टिफिकेट, जो कि हमारा ही गुरुकुल का था, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर 10वीं के सर्टिफिकेट में लड़की ने जानबूझ के एज कम लिखवाई थी। तो ये पाया गया कि लड़की नाबालिग है और पोक्सो के तहत बापू जी को सजा सुनाना। एक लिस्ट जो है 87 वर्ष है। इस एज में दोनों चीजें बड़ी खतरनाक है। तो हमने मांग की है और बापू जी हमेशा आयुर्वेद का समर्थन करते आए कि आयुर्वेद तरीके से इन बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। तो बापू जी ने मांग की कि हम आयुर्वेदिक तरीके से अपना ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं। लेकिन इस सिचुएशन के बाद भी एक भी दिन की बापू जी को जो है पैरोल नहीं मिली, राहत नहीं मिली। तो उसी बात को हम संज्ञान में लाने के लिए हम जगह जगह पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, माननीय शासन प्रशासन के माध्यम से जहाँ जहाँ भी गुहार लगा सकते हैं हम लगा रहे हैं और हमको न्याय मिले, उसी उम्मीद से आज हम यहाँ पर चंडीगढ़ में
करीबन 10 से 15 हज़ार लोग आए और उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की कि बापू जी को न्याय मिलना चाहिए। उसी के संबंध में आज की प्रेस वार्ता यहाँ पर रखी गई है। हमारे साथ में हमारे आश्रम की जो प्रवक्ता है नीलम दुबे, हमारे समिति के और यहाँ देखते हैं अपना राजेंद्र जी हैं, मैं आश्रम से ही हूँ, संचालन आश्रम अहमदाबाद, रामा भाई हरिओम तक पहुंचाने की प्रार्थना की है। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आपकी बात को उन तक पहुंचाएंगे, क्योंकि पेरोल की जहाँ तक बात है वो राज्य सरकार के लेवल का है, क्योंकि पेरोल मिलना तो एक फंडामेंटल सा राइट है सबके लिए, संविधान में भी है। तो कम से कम पेरोल ही मिल जाए, इस प्रकार से हमने उनको ज्ञापन दिए हैं। और बापूजी ने हमेशा जो है लाडमेकारी शिक्षा पद्धति का विरोध किया है। बापूजी ने कहा कि हमारी भारत की संस्कृति गुरुकुल परंपरा से, आज संस्कार तो है ही नहीं, तो गुरुकुल खुलवाए बापूजी ने। अभी कम से कम 100 गुरुकुल हैं, जिसमें 40 गुरुकुल बड़े हैं हमारे। उन 40 गुरुकुलों में पहले दीक्षा फिर शिक्षा का प्रावधान है। तो जब उसमें योग और ध्यान प्राणायाम के द्वारा, त्रिकाल संध्या के द्वारा बच्चों के जो पूरा सर्वांगीण विकास करा, रिजल्ट अच्छे आने लगे, स्कूल का नाम होने लगा, तो जानबूझ के 2008 में गुरुकुल से ही शुरू हुआ। तो उसके बाद फिर ये सब चीजें चलती रही, तो समय समय पर संत सम्मेलनों के माध्यम से उस चीज को, सच्चाई को सामने रखते रहे। तो बापूजी जब बाहर थे तब भी संत सम्मेलन, बहुत सारे संत समाज ने आकर के समर्थन दिया था बापूजी के मंच पे, और रिकॉर्ड वीडियो मिल जाएंगे। अभी जब बापूजी के, जब उस चीज में बापूजी को वो नहीं फंसा पाए, तो 2013 में पोक्सो एक्ट, क्योंकि पहले पोक्सो में ये था कि अगर लड़की जो है माइनर है तो उसके ऊपर ये चार्जेस लगते हैं जो अभी लगेंगे। अब निर्भया कांड के बाद पोक्सो में ये प्रावधान हो गया कि भले कुछ भी ना हुआ हो, अगर व्यक्ति ने कह दिया और लड़की माइनर है तो वो सेम चार्जेस जो रेप के लगते हैं वो इसमें लगेंगे, और वो ही धारा बापूजी के ऊपर लगाई है, जबकि वो सरासर झूठी है। एविडेंस की बात आती तो उसकी तरफ से कोई एविडेंस नहीं है, मेडिकल ही तो की जाएगा, कोई एविडेंस नहीं, मेडिकल रिपोर्ट कुछ नहीं। हमारी तरफ से 5 साक्ष्य हमने दिए, पर उसको किसी भी को भी कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो इस बात को संत सम्मेलनों के माध्यम से, जनसभाओं के माध्यम से और रैलियों के माध्यम से भी हम अपनी आवाज उठाते आए। क्योंकि अभी वर्तमान कानून में विश्वास है, तभी तो इतना धैर्य धर के बैठे, लेकिन धैर्य की भी एक सीमा होती है। अभी की जो वर्तमान स्थिति है कि अभी हमने किया, जिस तरीके से हम कर रहे हैं पूरे देश भर में, पहले भी हुई, लेकिन अभी व्यापकता इसलिए आई क्योंकि इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में भी अगर उनको संवैधानिक तरीके से अभी भी पैरोल नहीं मिलेगी तो फिर कब मिलेगी। हम बोलते थे कि भाई किसी के पास जाते हैं, हम तो बोलते हैं कि भाई न्यायालय में चल रहा, तो न्यायालय में चल रहा, लेकिन न्याय तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। आगे हम देखते कभी कोई छूट रहा, कभी कोई आ रहा, कभी कोई आ रहा, तो बेल पे आ रहे, फर्रो पे आ रहे, और बापूजी को तो एक दिन के लिए स्वास्थ्य के, चलो हमने कहा कि कोई प्राइवेटिज्म में इसमें हॉस्पिटल में, तो इसीलिए आज जो इस तरीके का जो हमने यहाँ पर न्याय की मांग को लेकर के रैली निकली है, यहाँ निकली है, ऐसी नहीं है, पूरे देश भर में निकल रही है। अभी मैं महाराष्ट्र में था, उधर भी काफी जगहों पर निकली है न्याय की मांग को लेकर के, क्योंकि हमारे बापूजी के पूरे देश में 450 आश्रम है, 1400 समितियां हैं और 17,000 बाल संस्कार है, 20,000 युवा सेवा संघ है, 100 के करीब गौशालाएं हैं और करोड़ों करोड़ साधक हैं, और इसमें अनेक प्रकार के सेवा प्रकल्प आज भी अनवरत रूप से चल रहे हैं। देखा जाए तो अभी 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस मनाया गया था, और अभी 14 फरवरी को पूरे देश भर में, जिसमें कम से कम 40 से 50 करोड़ लोगों ने मातृपितृ पूजन दिवस का लाभ लिया। उसमें हिंदू भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, बौद्ध, जैन, पारसी, सभी धर्म के सभी वर्ग के लोगों, बच्चों ने। इस सारे प्रकरण में जो आप बता रहे हैं कि साक्ष्य जो हैं वो बापूजी के खिलाफ नहीं थे, आपने भी साक्ष्य दिए, तो इस सारे में षड्यंत्र आपने एक लिखा है प्रेस नोट में कि षड्यंत्र इसमें है, तो आप बताना चाहेंगे कि षड्यंत्र क्या है और किसकी तरफ आप इशारा करना चाहेंगे? इसमें बड़ा पेचीदा है। जिस लड़की के बयान के आधार पे बाबू को सजा हुई है, उस लड़की ने बयान ही कोर्ट में 200 बार बदला है, और इतनी बड़ी दुनिया में इतने बड़े अन्याय पर किसी ने पिन पॉइंट नहीं किया। सबसे बड़ी ताज्जुब की बात तो ये है कि वो लड़की कहीं भी एक प्रूफ नहीं दे पाई कि जो वो कह रही है उसमें सच्चाई कितनी है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। उसने बयान में बोला है कि मुझे कुटिया में बुलाया और मुझे आसाराम जी के किसी चेले ने दूध दिया। अब जब इस पे सवाल उठे तो उसने उस बयान को बदलते हुए बोला कि नहीं, कुटिया में दूध नहीं दिया था, कुटिया के बाहर गार्डन में दिया था। फिर जब दोबारा सवाल पूछा गया तो बोलती शायद गैलरी में दिया था। जब तीसरी बार उससे पूछा गया, मतलब 6-7 बार यही सवाल,
और हर बार उसका जवाब अलग। आप बताइए, बयान के आधार पे सजा हो रही है और वो लड़की बयान ही 200 बार बदल रही है। क्या ऐसा केस इस धरती पे पूरी दुनिया में कहीं देखा है? ये अजूबा केस है जिसमें न तो संविधान को देखा गया है, न कानूनी प्रक्रिया को देखा गया है, किसी भी चीज की इसमें इज्जत नहीं की गई है। ये पहले से ही तय था कि इनको सजा क्या देनी है। इतना बड़ा अन्याय हुआ और कोई बोल नहीं पाया। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ जो उसने एग्जाम्पल है। अब ये तो मेरा सवाल सर से है ज़रा थोड़ा सा। सर आपने बताया कि ये लड़की ने जो इल्ज़ाम लगाया, जो मैडम भी बता रहे हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि भाई आप जो मध्य प्रदेश में उनके ऊपर 67 लड़कियों ने आरोप लगाए हैं, लेकिन जिसमें से कि 45 FIR दर्ज हुए, तो क्या उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखो, मैं बापूजी की प्रवक्ता 2008 से हूँ और उस समय मैं खुद एक चैनल में काम करती थी। तो मैंने खुद देखा है इस जितने भी आरोप लग रहे हैं, उन आरोपों को भी अगर आप खोल के देखो तो उन आरोपों में कुछ ही नहीं है। 2004 और 5 की वो लड़कियां घटना बता रही हैं। मैं उनमें से एक एग्जाम्पल है, 67 की बात कर रहे हो, उनमें से एक दो उठाती हूँ। 2003, 4, 5 की वो बताती है कि घटना हुई है और जाके FIR करवाती है 2013 में, 14 में, 15 में। तो इतने साल में, अच्छा इस बीच में उनकी शादी भी हो गई है, बच्चे भी पैदा हो गए हैं और फिर वो रेप की बात करते हैं। और हमने जो विजुअल, जो साक्ष्य हमने पेश किए कोर्ट में, वो क्या पेश किए कि बहुत से साधक क्या होते हैं, बापूजी को किसी भी तरीके से प्रणाम करते हैं। बापूजी यहाँ रांच से नीचे उतर रहे, राजपीठ से नीचे उतर रहे, तो भाग के दौड़ते हैं कि बापूजी का चरण छू लें या प्रणाम कर लें। हम कोशिश करते हैं कि बापूजी तक कोई न पहुंच पाए। आश्रम के जितने भी सेवादार हैं उनकी ये कोशिश रहती है। तो बहुत से लोग बापूजी की गाड़ी को प्रणाम करते हैं, गाड़ी को टच करते हैं, गाड़ी निकल जाती है तो उस माटी को अपने सर लगाते हैं। और वो लड़कियां जो बयान, जो आरोप लगा रही है कि रेप हुआ है, हमने विजुअल में दिखाया है, जो हमारे पास कैमरा में शॉट है, उस शॉट में वो बापूजी की, नारायण साईं जी की गाड़ी के पीछे पीछे भाग रही है। और वो विजुअल्स हमने कोर्ट में जमा किए और उसका फोरेंसिक जांच हुआ। फोरेंसिक जांच में वो विजुअल सही पाया। अब इससे बड़ा क्या सबूत दे? अगर रेप हुआ है तो आप 4 साल बाद हमारी गाड़ी के पीछे भाग के हमारा आशीर्वाद लेने आओगे? ऐसा संभव है? ये सारी बात ये सही, सारा कॉन्कॉक्टेड स्टोरी है और कॉन्कॉक्टेड स्टोरी में ये सारे पात्र हैं। ये साधारण बात नहीं है। तो ये किसके द्वारा रचा गया है, वही पूछ रहे हैं हम आपसे। बापूजी एक साधारण संत नहीं है। बापूजी बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी संत हैं, जिनके चरणों में मैं लिस्ट गिनवाऊं तो इतने सारे नेता, इतने सारे बिजनेसमैन, इतने लोगों ने प्रणाम किया, आकर के झुका है। मैं विजुअल दिखाऊंगी तो आप हैरान हो जाओगे। नहीं, फिर मैम तो अब मेरी बात पूरी होने दीजिए। जब इतने बड़े व्यक्ति को, इतने बड़े पिलर को हिलाना हो तो तैयारी छोटी नहीं होती, तैयारी भी बड़ी होती है। और ये तैयारी 2005 से चल रही है। 98 पे बापू पर जानलेवा हमला हुआ कालाहांडी पे, उसके बाद सिलसिला चलता गया, कहीं रुका नहीं। लेकिन बापू भी रुके नहीं। बापू संस्कृति की, प्रकृति की रक्षा के लिए जो जो कदम उठाते गए वो चलते गए। बापू जी ने कहा कि भाई प्रकृति की रक्षा के लिए तुलसी पूजन दिवस मनाया जाए, वो मनाया जाने लगा। मैम एक सवाल था ये भी कि भाई आपने बताया कि बापू संत जो हैं ये काफ़ी कुछ अध्यात्मवाद से जुड़े हुए हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर आप ये काला जादू और ये क्या जादू टोने पे विश्वास रखते हैं आप लोग? बिल्कुल नहीं रखते। हमारा कोई व्यक्ति काला जादू नहीं करता। तो आपने बताया कि संत के आश्रम के ऊपर ये जादू, ये आरोप लगा और इस आरोप की तहकीकात हुई, CID ऑफिसर्स आए, पूरे आश्रम की छानबीन हुई और जब त्रिवेदी कमीशन पे ये सारे साक्ष्य उन्होंने रखे, उसके बाद वो साक्ष्य ये कहते हैं कि यहाँ कोई काला जादू नहीं होता। आप नेट पे ढूंढ लो, कोर्ट के पेपर्स आपको मिल जाएंगे। तो वही सवाल में बार बार घूम के आ रहा है कि जो षड्यंत्र आप कह रहे हैं, षड्यंत्र ही हुआ है, जिस हिसाब से बता रहे हैं कि इतना बड़ा संत है, कोई साक्ष्य नहीं है, फिर भी वो आजीवन कारावास की सजा वो भुगत रहे हैं और मेडिकली अनफिट होने के बावजूद भी उनको उनके मनपसंद ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। तो इस सब के पीछे वही सवाल बार बार आ रहा है
कि वो कौन सा ऐसा आदमी है या कौन सी संस्था है या कौन सा संत है या कौन सा पॉलिटिशियन है जिसके बारे में आप बोलना चाहते हैं कि ये हम बंदा। इसके बारे में नहीं बोल रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमें हमारे संवैधानिक अधिकार दे दो। हमें स्वस्थ रहने का अधिकार है, खाने का अधिकार है, जिंदगी जीने का अधिकार है। इस देश के नागरिक हैं हमने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है। अगर हम इस देश के नागरिक हैं और हम इस संविधान में हम जी रहे हैं, तो इस संविधान हमारे लिए सौतेला व्यवहार क्यों कर रहा है? हमने आवाज इसलिए उठाई है। तो ये 11 साल हो गए हम चुपचाप सहते रहे, लेकिन अब पानी सर के ऊपर उठा है। बापू 3-4 दिन लगातार सोए नहीं, ठीक से खाया नहीं। क्यों? क्योंकि इतना पेन हो रहा था। और सुनो, हाई कोर्ट का ये आदेश था कि जब इन्हें प्रॉब्लम होती है और आप इन्हें हॉस्पिटल ले जाते हो तो इन्हें एम्बुलेंस में ले जाया जाए। बाबूजी को टीप टप्पर की वज्र में ले जा रहे होते हैं, जबकि भयंकर पीड़ा हो रही होती है। उस पीड़ा में वो वज्र यूं मिलती है। क्या ये संवैधानिक अधिकार मिल रहा है? हम अपने मूल अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। बेसिक राइट चाहिए हमें जिंदगी जीने का। क्यों नहीं दिया जा रहा? एक देश में 2-2 संविधान कैसे हो सकते हैं? एक व्यक्ति को आप सब कुछ दे रहे हैं और हम लोग को कुछ भी नहीं दे रहे। कितने लोग कितना कुछ कर करके बाहर घूम रहे हैं। हमारा आपने आरोप भी सिद्ध नहीं किया, उसके बाद जब हम बीमार हैं, हम अपनी तड़प दे रहे हैं, तो आप वो भी नहीं सुनेंगे। किस संविधान की बात करते हैं आप? यहाँ संविधान है कहाँ? हमें सिर्फ बेसिक राइट चाहिए, मूल अधिकार चाहिए। हमें हमारे बापूजी को स्वस्थ रहने। देखिए इस देश में आप इसके पीछे क्या रीजन क्या मानते हैं मैम? रीजन क्या है? जब कसाब इस देश में एडमिट था, इस देश में था, तो उससे पूछा जाता था कि तुम गोश्त कौन सा खाओगे, यानी उसको उसकी पसंद का भोजन दिया जा रहा है और एक संत को उनकी पसंद का इलाज भी नहीं दिया जाएगा। नहीं, इसके पीछे आप रीजन क्या मानते हैं? रीजन ही तो जानना चाहते हैं कि हो क्यों रहा है। मैडम क्या मेरा बिगाड़ा सवाल हमने? है, क्या 2024 के इलेक्शन आ रहे हैं, उसको देख के वोट बैलेंस भी खराब होने के आसार पे है अगर बापूजी को रिहाई नहीं मिलती है तो? देखो हमें वोट से मतलब नहीं है। नहीं हमें हम अपनी 2024 आवाज के उठाएं। इलेक्शन के बारे It is just a coincidence। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। हमारे बापूजी जनवरी में बीमार हुए और जनवरी में जब ज्यादा बीमार हुए और हमने बार-बार कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे, हमें सहूलियत नहीं मिली। हमारे सभी साधकों ने, जितने भी साधक भाई बहन, सबने ज्ञापन दिया कि शायद कोई आवाज सुन लेगा, और जब कोई आवाज नहीं सुना तो हमने ये रास्ता अख्तियार किया। हमें इसमें वोटिंग से मतलब नहीं है। हमारे बापू बीमार ज्यादा हुए हैं और ये इट इज जस्ट मैटर ऑफ कोइंसिडेंस। तो जैसे न्यायालय है, इलेक्शन आ गया, इसी समय वो बीमार हो गए, हमें इलेक्शन से लेना देना नहीं। तो जैसे हमें हमारे बापू स्वस्थ चाहिए, दैट्स इट। तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि एम्बुलेंस में आप लेके जाइए, तो वो नहीं लेके जा रहे, तो उसके आप एक्सेप्ट किया, आप लेके जाए थे। आप लेके जा रहे हैं। तो जैसे अभी आप सुप्रीम कोर्ट में भी इसको डाल सकते हैं। कल गए थे। हमने हर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया साहब। हर कहीं कोर्ट से आपको में, कुछ नहीं मिला। कहीं से कोई सहूलियत नहीं। तो अभी आपका आगे का क्या विचार है? आगे- जैसे अभी ये कर रहे हो आप, इसके आगे का आपके क्या क्या प्लान है इन हमें उम्मीद फ्यूचर? है कि आपके जरिए उन नुमाइंदों को हमारी आवाज सुनाई देगी जिन्होंने कसम खाई है देश की संस्कृति की रक्षा करेंगे, देश के नागरिकों की रक्षा करेंगे और देश की प्रकृति की रक्षा करेंगे। बापू वो संत हैं जो संस्कृति के लिए भी आगे आते रहे, प्रकृति के लिए भी आगे आते रहे, फिर इनकी रक्षा कौन करेगा? हमें ये उम्मीद है कि आपके जरिए उन नुमाइंदों तक की आवाज जाएगी जिन्होंने कसम खाई है कि हम अपना कर्तव्य निभाएंगे। ये उनके कर्तव्य में आता है कि हमारे देश के हर नागरिक को संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए। मैम लास्ट एक क्वेश्चन है कि आप जोधपुर में जो उनके ऊपर केस हुआ है बाबा जी के ऊपर, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? हमने ये फाइल पूरी आपके सामने रखी है। जोधपुर में केस जो हुआ है वो केस बिल्कुल बोगस है। एक बात बताइए, इस देश में कितनी 0 FIR हुई है जिन पे ये कार्रवाई हुई है? ये पहली 0 FIR है जो रात के 2 बजे होती है और अगले दिन उस पर कार्रवाई हो जाती है। कार्रवाई होने से पहले मीडिया में खबर छूट जाती है और सब जगह नहीं होते। ब्रह्मज्ञानी संत की कुर्सी पर ब्रह्मज्ञानी ही बैठता है। जो ब्रह्म ज्ञान पाएगा वो कौन पाएगा? वो बापू तय करेंगे। ब्रह्म ज्ञान इतना आसान नहीं है कि चलते चलते गए, एग्जाम दिया, 100 आउट ऑफ 100 आ गया, सर्टिफिकेट मिल गया, नाउ वी गेट अ बेटर जॉब। दिस इज नॉट दैट सिंपल। ब्रह्म ज्ञान किसी को भी हो सकता है, जिसने अंगूठा टेका हो वो भी और
और जो मास्टरी करके आए होंगे, तो इसके कोई सर्टिफिकेट्स नहीं होंगे। और ब्रह्म ज्ञानी ही ब्रह्म ज्ञान को तय होता है। एक में मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि जो आपने बताया था उस लड़की के ऊपर जो डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट वैलिड माना गया था, जो आप लोगों ने दिया था, तो क्या आप लोगों को सर्टिफिकेट देने का अधिकार है कि जो डेट ऑफ बर्थ माने हैं? मैं उस सर्टिफिकेट की बात मत करिएगा, उस लड़की का एक और केस है। नहीं, आप पहले इसका जवाब तो दीजिए। जब हमने उसके पेपर्स की आरटीआई डाली, तो आरटीआई, हमारी आरटीआई का जवाब नहीं दिया गया, और उसके जहाँ वो जन्मी है उस जगह के जब हमने पेपर खंगाले लास्ट में, जब कई बार आरटीआई डाली, तो पता चला वहाँ रजिस्टर का पन्ना भी फाड़ा हुआ है, नहीं होगा। तो अब आप बताओ कहाँ से प्रूफ लेकर आओगे? हमने फिर भी बोला कि आप जांच करवाइए, कम से कम डीएनए टेस्ट में मिल जाएगा, वो भी नहीं हो रहा। हर जगह उसके प्रूफ में जीरो, मतलब हर जगह प्रूफ देने में वो फेल हुए हैं, हर जगह कहीं भी वो लोग एक भी प्रूफ नहीं दे पाए हैं। उसका कॉल डिटेल में वो फेल हो रही है, कॉल डिटेल में भी पकड़ी गई, लेकिन फिर भी ये एक ऐसा केस है जहां कानूनी प्रक्रिया की इतना मजाक उड़ाया गया जितना किसी केस में नहीं उड़ाया।